आप सभी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ जो कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में वैसे तो हम लोगों ने बेसिक्स को कवर कर लिया था और हमें ये पता लग गया था कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है उसकी डेफिनेशन में क्या क्या चीजें कवर होती हैं, उसके फीचर्स क्या हैं। सो यहाँ पर आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर के आई हूँ जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो। यानी कि अगर वो एलएलबी कर रहा है कैंडिडेट, या वो सीए कर रहा है, सीएस कर रहा है, सीएमए कर रहा है, तीनों जगहों पर, तीनों चारों जगहों पर ये जो क्वेश्चन है वो बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन के अंदर में पूछ लिया जाता है। सो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, सो दैट कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आपका जो एक मेजर टॉपिक है 5 to 10 मार्क्स की जो वेटेज रखता है वो आप लोगों का कवर हो जाए। सो हम लोग बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। मेरा जो टॉपिक है वो है सेल और अग्रीमेंट टू सेल के बीच में डिफरेंस। ये बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, मेरे वर्ड्स को आप ध्यान रखिए। सो आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। सेल और अग्रीमेंट टू सेल के बीच का डिफरेंस मैं आप लोगों को कवर करवाने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपके सामने एक चार्ट प्रिपेयर किया है। इस चार्ट में मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले यहाँ पर बेसिस लिखा है। जब भी हम कोई डिफरेंस एग्जाम में प्रेजेंट करते हैं, डिफरेंस अगर किसी के बीच में भी पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो आपको एक चार्ट प्रिपेयर करना है जिसमें आपको बेसिस लिखना है और बेसिस दोनों के अंदर में कॉमन होगा। उसके अंदर में आपको बताना है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर में, ठीक है। तो मैंने बेसिस में सबसे पहला जो बेसिस लिया है दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। अग्रीमेंट टू सेल में भी मैंने लिखा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। आइए इसके अंदर में आपको क्या लिखना है, वैसे तो आपको इसके अंदर अपने वर्ड्स के अंदर में लिखना है, इलैबोरेट करना है, लेकिन जो मेन हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान रखने वाली चीजें क्या है, आपको क्या रिमाइंड रखना है एग्जाम में, जो सेल और अग्रीमेंट टू सेल दोनों को अलग अलग बताएगा, दोनों को अलग अलग दिखाएगा। सेल और अग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंस है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड वो हम देखते हैं एक बार। देखो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सेल के केस में हमें ध्यान रखना है कि सेल के केस में द सेलर हैज पास्ड द प्रॉपर्टी टू द बायर। द सेलर हैज पास्ड द प्रॉपर्टी टू द बायर। इन केस ऑफ सेल, सेल के केस में हमने बात की थी कि जो प्रॉपर्टी है वो बायर को ट्रांसफर हो जाती है, राइट। सो आप यहाँ मेरे साथ नोट करते रहेंगे, नोट करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ जाएगा, साथ साथ में नोट करेंगे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में आप लिखेंगे सेलर हैज पास्ड द प्रॉपर्टी टू द बायर, टू द बायर। नाउ अग्रीमेंट टू सेल की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में क्या लिखा है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में अग्रीमेंट टू सेल में क्या लिखा हुआ है, हमें ध्यान रखना है कि जो सेलर है, सेलर shall pass the property, shall pass the property to the buyer in future। हमने क्या ध्यान रखना है कि अग्रीमेंट टू सेल के केस में जो सेलर है उसके ऊपर ऑब्लिगेशन होता है कि वो फ्यूचर में उसको प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर करनी होगी, राइट। तो आप यहाँ लिख लीजिए सेलर शेल, ये आपको वर्ड्स का ध्यान रखना है, यहाँ पर शेल और यहाँ पर हैज पास्ड। सेलर शेल पास द प्रॉपर्टी टू बायर इन फ्यूचर, इन फ्यूचर, ठीक है जी। तो ये एक डिफरेंस हम लोगों ने आउट कर लिया है सेल और अग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रिस्क ऑफ लॉस। रिस्क ऑफ लॉस सेल के केस में किसका होगा, सेल के केस में किसका लॉस होगा। देखिए सेल के केस में पहली बात है कि रिस्क ऑफ लॉस जो है बायर विल बियर, बायर विल बियर, बायर रिस्क ऑफ लॉस भुगतेगा, ठीक है जी। अगर लॉस का रिस्क है तो उसको कौन भुगतेगा, बायर,
क्योंकि यहाँ सेल हो चुका है और प्रॉपर्टी जो है वो पास हो चुकी है, तो इस केस में बायर रिस्क ऑफ लॉस बियर करेगा। ठीक है, और अग्रीमेंट टू सेल के केस में क्या होगा, सेलर सेलर बियर करेगा। तो यहाँ आप लिख लीजिए सेलर विल बियर द रिस्क ऑफ लॉस। मैं ROL लिख रही हूँ, रिस्क ऑफ लॉस ROL, आप नोट कर लीजिए, मैं कोड का ब्लैंक छोड़ रही हूँ। इन केस ऑफ सेल बायर विल बियर द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ गुड्स, और अग्रीमेंट टू सेल के केस में सेलर विल कंटिन्यू टू बियर द रिस्क ऑफ लॉस। क्लियर है? यहां पर ये बात मायने नहीं रखती है कि प्रॉपर्टी किसने पोजेस की हुई है, मतलब प्रॉपर्टी किसके पास में है, किसने पोजेस की है प्रॉपर्टी। यहाँ पर ये मैटर करता है कि प्रॉपर्टी पास हुई है या नहीं। पोजेस तो कोई भी कर सकता है, किसी के पास भी रह सकती है प्रॉपर्टी, लेकिन प्रॉपर्टी पास होना यानी कि ट्रांसफर हुई है कि नहीं हुई है। तो इस केस में बायर के पास प्रॉपर्टी का जो ओनरशिप है वो आ गया है, तो बायर बियर करेगा रिस्क ऑफ लॉस, और यहाँ पर सेलर जो है वो रिस्क ऑफ लॉस बियर करेगा। कब तक? जब तक कि प्रॉपर्टी अंटिल द प्रॉपर्टी एज पास टू द बायर। ठीक है जी, जब तक प्रॉपर्टी बायर के पास नहीं चली जाती तब तक जो रिस्क ऑफ लॉस है वो सेलर बियर करेगा इन केस ऑफ अग्रीमेंट। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ गुड्स। सेल के केस में कौन सी गुड्स होगी, सेल के केस में कौन सी गुड्स पे कॉन्ट्रैक्ट होगा। देखिए सेल के केस में जो गुड्स पहले से रखी हुई है यानी कि एग्जिस्टिंग, पहले से जो गुड्स रखी है उनको एग्जिस्टिंग बोलते हैं, और स्पेसिफिक मतलब कि पर्टिकुलर गुड्स जो होती है जिसको हम नाम दे सकते हैं, देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसको स्पेसिफिक बोलते हैं। ठीक है जी, एग्जिस्टिंग एंड स्पेसिफिक गुड्स के ऊपर में सेल के केस में एग्जिस्टिंग और स्पेसिफिक गुड्स होती है। ठीक है, जबकि अग्रीमेंट टू सेल के अंदर में फ्यूचर गुड्स यानी कि जैसे कि ग्रोइंग क्रॉप होती है ना, तो इस तरीके मैंने एग्जांपल दिया है जस्ट आपको, और भी कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर फ्यूचर गुड्स आप लिख लीजिए, फ्यूचर और कंटिंजेंट गुड्स। कंटिंजेंट गुड्स के केस में कुछ कंडीशंस होती हैं कि कंडीशन फुलफिल हुई तो ये गुड्स जो है वो पास होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी, तो इसको हम कंटिंजेंट गुड्स बोल देते हैं। ठीक है जी, तो फ्यूचर और कंटिंजेंट गुड्स जो है वो अग्रीमेंट टू सेल के केस में होती है आपकी कवर। नेक्स्ट हमारा है इंसॉल्वेंसी के केस में देखिए, सेल के केस में इन केस ऑफ सेल इंसॉल्वेंसी होता क्या है, इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है दिवालिया। जब भी किसी पर्सन की लायबिलिटीज यानी कि उसके जो भार हैं वो उसके एसेट्स यानी उसकी जो प्रॉपर्टी है उससे ज्यादा हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंट, और वो अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए केपेबल नहीं होगा, तो उसको हम इंसॉल्वेंट का नाम देते हैं। तो जब भी इंसॉल्वेंसी होती है, अब इंसॉल्वेंसी यहाँ किसकी बात की जा रही है, सेलर और बायर, हम दो ही लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर सेलर की इंसॉल्वेंसी हुई तो क्या होगा, बायर की इंसॉल्वेंसी हुई तो क्या होगा, आइए जरा देखते हैं। तो यहाँ आप दो वर्ड लिख लीजिए, सेलर और बायर। देखिए सेलर की इंसॉल्वेंसी अगर हुई इन केस ऑफ सेल, तो इस केस में सेलर की इंसॉल्वेंसी के केस में जो सेलर का ऑफिशियल असाइनी होगा, मतलब सेलर के बिहाफ पे एक पर्सन जिसको ऑफिशियल असाइनी का नाम दिया गया है लॉ के अंदर में, वो गुड्स की या इंसॉल्वेंट पर्सन की सभी प्रॉपर्टीज का हकदार हो जाता है, उसको ऑफिशियल असाइनी का नाम देते हैं। सो इन केस ऑफ सेल अगर इंसॉल्वेंसी होती है सेलर की, तो ऑफिशियल असाइनी will not be able to take over the goods, तो सेलर जो है वो
गुड्स का टेक ओवर नहीं करेगा, गुड्स का टेक ओवर नहीं करेगा। ठीक है जी, गुड्स टेक ओवर नहीं करेगा। आप नोट कर लीजिए, अपनी लैंग्वेज में भी आप नोट कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में भी आप नोट कर सकते हैं। इन केस ऑफ सेल, अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो जाता है, मतलब जिसने गुड्स ट्रांसफर की है वो अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उसका जो ऑफिशियल असाइनी है वो गुड्स पे कोई भी टेक ओवर नहीं ले सकता, मतलब गुड्स पे कोई कंट्रोल नहीं ले सकता है। लेकिन हाँ, बायर से प्राइस रिकवर कर सकता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ब्रैकेट में, बायर से प्राइस रिकवर किया जा सकता है, बायर से प्राइस रिकवर किया जा सकता है। ठीक है जी। अच्छा, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है तब क्या होगा? ऑफिशियल असाइनी गुड्स का कंट्रोल ले लेगा। अगर मान लीजिए बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो ऑफिशियल असाइनी क्या करेगा? ऑफिशियल असाइनी गुड्स का कंट्रोल ले लेगा, गुड्स का कंट्रोल ले लेगा। ठीक है जी, ऑफिशियल असाइनी गुड्स का कंट्रोल ले लेगा। बहुत आसान सा है, कंफ्यूजिंग कुछ भी नहीं है। देखिए, अगर सेलर इंसॉल्वेंट होता है, बहुत लॉजिकल है, सेलर अगर इंसॉल्वेंट होता है, सेलर का दिवालिया निकल गया, अब क्या करेगा? सेलर का दिवालिया निकल गया तो उसमें बायर की तो कोई गलती नहीं है ना, उसमें बायर की तो कोई गलती नहीं है। लेकिन हाँ, बायर को अपना जो पैसा है वो तो पे करना पड़ेगा। लेकिन अब पैसा वो उस इंसान को क्यों दे जो ऑलरेडी अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ नहीं कर पा रहा? जो सेलर है, सेलर अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ नहीं कर पा रहा है, तो सेलर के बिहाफ पर एक पर्सन अपॉइंट किया गया है जिसका नाम है ऑफिशियल असाइनी। तो बायर अगर कोई भी पैसा देगा तो ऑफिशियल असाइनी को देगा, ना कि सेलर को देगा, क्योंकि सेलर जो है वो केपेबल नहीं है टू पे ऑफ द लाइबिलिटी। तो ये लॉजिकल है, यहाँ पर हमें रट्टा नहीं लगाना है, हमें रटना नहीं है बैठ कर, बहुत समझना है लॉजिकल वे में। ठीक है। और गुड्स का जो टेक ओवर है वो सेलर का ऑफिशियल असाइनी नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि बायर के पास गुड्स जो है वो पास हो चुकी है, तो जो चीज है ही नहीं उसका टेक ओवर कैसे लिया जा सकता है? बात समझ आ रही है? लेकिन हाँ, जो प्राइस बनता है गुड्स का, वो प्राइस आप रिकवर कर सकते हो एज ऑफिशियल असाइनी ऑन बिहाफ ऑफ इंसॉल्वेंट पर्सन, ऑन बिहाफ ऑफ सेलर व्हिच इज इंसॉल्वेंट। ठीक है। और अगर बायर है तो बायर का जो ऑफिशियल असाइनी है वो गुड्स का कंट्रोल ले सकता है, क्योंकि बायर की जो गुड्स है वो अब उसकी एसेट बन चुकी है। और अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया है तो वो अपनी लाइबिलिटीज पे नहीं कर पा रहा। अगर वो लाइबिलिटीज पे नहीं कर पा रहा तो उसको जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी है वो सब किसके कंट्रोल में चली जाएगी? ऑफिशियल असाइनी के कंट्रोल में चली जाएगी। तो ऑफिशियल असाइनी जो है वो गुड्स का कंट्रोल ले लेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, अनपेड सेलर, यहाँ इस चैप्टर में अनपेड सेलर एक टर्म है, मैं यहाँ नहीं बताऊंगी आपको। अनपेड सेलर इतना जान लीजिए, एक ऐसा इंसान जिसको अपनी गुड्स का पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं मिला है, वो अनपेड सेलर है। उसके पास कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं गुड्स को लेकर के, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो अपने आप में एक बड़ा सा टॉपिक है। तो यहाँ मैं उसको डिस्कस नहीं कर रही, मैं किसी और क्लास में आपको वो बता दूंगी। ठीक है। तो अभी के लिए इतना जान लीजिए कि अनपेड सेलर जो है उसके पास कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगर हम चले इंसॉल्वेंसी का जो बेसिस है अग्रीमेंट टू सेल की तरफ, अग्रीमेंट टू सेल की तरफ। तो इस केस में ऑफिशियल असाइनी जो है, ऑफिशियल असाइनी सेलर का, अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो जाता है और अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है, ये आप पहले लिख लीजिए, सेलर और बायर, सेलर और बायर, अगर सेलर इंसॉल्वेंट होता है तो इस केस में गुड्स का जो कंट्रोल है, गुड्स का जो कंट्रोल है वो ऑफिशियल असाइनी के पास चला जाएगा। मैं शॉर्ट फॉर्म में ऑफिशियल असाइनी को OA लिख रही हूँ, बट प्राइस विल नॉट बी रिकवरेबल। यहाँ पर प्राइस रिकवर नहीं होगा, यहाँ पर प्राइस रिकवर नहीं होगा। ठीक है, समझ आती है बात? इसी का ठीक अपोजिट हो जाएगा ना, गुड्स का टेक ओवर हो जाएगा लेकिन प्राइस रिकवरेबल नहीं होगा। और अगर बायर इंसॉल्वेंट होता है तो ऑफिशियल असाइनी को कोई कंट्रोल नहीं मिलेगा गुड्स का। अगर बायर इंसॉल्वेंट होता है तो ऑफिशियल असाइनी को गुड्स का
कोई कंट्रोल नहीं मिलेगा, कोई कंट्रोल नहीं मिलेगा। नोट कर लीजिए, इसी का ही अपोजिट है, इसी का ही अपोजिट है। ठीक है जी। बायर अगर इंस्टॉलमेंट हो जाता है तो गुड्स का कोई कंट्रोल नहीं मिलेगा। कैसे गुड्स का कंट्रोल मिलेगा, समझो ना। अग्रीमेंट टू सेल में बायर के पास तो गुड्स होती ही नहीं है, उसका ओनरशिप ही नहीं होता। तो जिस चीज का ओनरशिप नहीं है वो ऑफिशियल असाइनी के पास कैसे चला जाएगा? वो अभी तक हमारा एसेट बना ही नहीं है ना। जब एसेट ही नहीं बना, उसका कंट्रोल हमारे पास है ही नहीं, तो ऑफिशियल असाइनी जो पर्सन हमारे बिहाफ पर अपॉइंट हुआ है हमारी एसेट से डील करने के लिए, उसके पास कंट्रोल कैसे जा सकता है? कंट्रोल तो सिर्फ उन्हीं चीजों का जा सकता है जो चीजें हमारे पास है। जब हमारे पास है ही नहीं वो गुड्स, तो फिर ऑफिशियल असाइनी के पास कैसे कंट्रोल जा सकता है? बहुत लॉजिकल है, देखो रट्टा कुछ नहीं लगाना है ना। सेलर सेलर गुड्स का कंट्रोल ऑफिशियल असाइनी के पास चला जाएगा। सेलर के केस में ऑब्वियसली चला जाएगा, क्योंकि सेलर के पास अग्रीमेंट टू सेल के केस में गुड्स रखी रहती है, वो फ्यूचर में बायर को पास होती है। तो जब प्रेजेंट में सेलर के पास में गुड्स है तो वो उसकी एसेट है। कब तक? जब तक बायर को पास नहीं हो जाती, राइट। प्राइस यहाँ रिकवरेबल होगा नहीं। प्राइस क्यों रिकवरेबल होगा? जब गुड्स बायर को गई ही नहीं है। मतलब ये तो वो वाली बात हो गई कि गुड्स दी नहीं है और सामने से बोल रहे पैसा दो पैसा दो। बायर बोलेगा भाई क्यों दूं पैसा, जब तुमने मुझे कोई सामान ही नहीं दिया तो मैं पैसा किस बात के लिए दूं? बात भी ठीक है, बहुत लॉजिक है ना, बहुत लॉजिकल बात है। तो ये देखो रट्टा कुछ नहीं लगाना कितना आसान है। सेल के केस में सेलर अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो ऑफिशियल असाइनी गुड्स का टेक ओवर नहीं ले सकता, सिर्फ बायर से प्राइस रिकवर कर सकता है। और बायर अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है ऑफिशियल असाइनी गुड्स का टेक ओवर ले लेगा। ठीक है। अग्रीमेंट टू सेल में ठीक उल्टा है, ठीक अपोजिट है। सेलर इंसॉल्वेंट होता है तो गुड्स का कंट्रोल ऑफिशियल असाइनी के पास चला जाएगा, लेकिन प्राइस विल नॉट बी रिकवरेबल, क्योंकि हमने गुड्स डिलीवर की ही नहीं है। ठीक है, गुड्स पास नहीं की। और अगर बायर इंसॉल्वेंट होता है तो ऑफिशियल असाइनी गुड्स का कंट्रोल लेगा। डन है? क्लियर है? गुड्स का कंट्रोल नहीं लेगा, सॉरी, ऑफिशियल असाइनी गुड्स का कंट्रोल नहीं ले सकता। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच। ब्रीच के क्या इफेक्ट होंगे? ब्रीच के क्या इफेक्ट होंगे? देखो ब्रीच के इफेक्ट क्या होंगे। अगर तो बायर ब्रीच कर रहा है, बायर रिफ्यूज कर रहा है कि मैं पैसा नहीं दूंगा। सेल के केस में बायर मना कर रहा है कि मैं पैसा नहीं दूंगा। बायर बदमाशी कर रहा है। देखो बायर बदमाशी कर रहा है, अभी सेलर भी बदमाशी करेगा, देखो बायर बदमाशी कर रहा है और यहाँ देखो दूसरे में सेलर बदमाशी कर रहा है। अगर बायर बदमाशी कर रहा है तो बायर के बदमाशी के केस में सेलर जो है वो क्या कर सकता है? मान लीजिए बायर ने मना कर दिया मैं पैसा नहीं दूंगा, सेलर क्या करेगा? सोचो जरा, अगर तुम्हें कोई मना कर दे कि मैं तुमसे सामान भी ले रहा हूँ और तुम्हें पैसा भी नहीं दूंगा, क्या करोगे बताओ? केस करोगे ना। किस चीज के लिए? भाई पहले तो पैसे निकालो और जो नुकसान हुआ है वो दो। तो sue for damages and price। लेमन लैंग्वेज में समझो कि आपने किसी को कोई सामान बेचा, गुड्स बेचा, और वो सामने वाला पर्सन आपको मना कर रहा है कि मैं पैसा नहीं दूंगा, क्या करोगे? एक तो पैसा मांगोगे, दूसरा जो नुकसान हुआ है, डैमेजेस हुआ है, वो मांगोगे, है ना। तो लिख लो बायर अगर मना करता है पे करने के लिए तो sue for damages and price। ठीक है जी। और अगर सेलर देने से मना कर रहा है, तो इस केस में क्या करोगे? सेलर अगर देने से मना कर रहा है कि मैं गुड्स नहीं दूंगा, मतलब तुम किसी को गुड्स दे रहे हो, बेच रहे हो, तो उस केस में क्या करोगे? बायर क्या करेगा? बायर का क्या यहाँ पर एक्शन हो सकता है? बायर पहले तो बोलेगा भाई मेरी गुड्स दो, मैंने खरीदी है, तुमसे पैसा दिया है, कैसे नहीं दोगे? बोलेगा ना। बायर पहले तो तुमसे झगड़ा करेगा कि पहले मेरी गुड्स रिकवर करवाओ, पहले मेरी गुड्स दो, मेरे कंट्रोल में आए गुड्स। और दूसरा वो तुमसे नुकसान जो भी हुआ है उसकी भरपाई लेगा, डैमेजेस लेगा। बहुत सिंपल सा है ना। नॉर्मल लैंग्वेज में समझा करो, आसान लगेगा लो। ठीक है, तो यहाँ लिख लो डैमेजेस लेगा और प्राइस रिकवर करेगा। डैमेजेस लेगा और प्राइस
रिकवर करेगा, ठीक है, डैमेजेस और प्राइस रिकवर करेगा। अग्रीमेंट टू सेल के केस में क्या होगा? अग्रीमेंट टू सेल के केस में सेलर और बायर दोनों लोग फिर से आ जाएंगे। तो यहां पर सेलर और बायर, अग्रीमेंट टू सेल के केस में अगर सेलर ब्रेक करता है कॉन्ट्रैक्ट, सेलर ब्रेक करता है अग्रीमेंट टू सेलर ब्रेक करता है कॉन्ट्रैक्ट, तो बायर की रेमेडी है कि वो डैमेजेस मांग सकता है। बायर की रेमेडी क्या है? बायर रेमेडी डैमेजेस ओनली, डैमेजेस ओनली, ठीक है जी, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। बायर इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट टू सेल में, सेलर अगर ब्रेक करता है कॉन्ट्रैक्ट तो बायर की रेमेडी है कि वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है। और अगर बायर ब्रेक करता है कॉन्ट्रैक्ट तो सेलर जो है वो गुड्स रिकवर कर सकता है और डिमांड कर सकता है डैमेजेस, गुड्स रिकवर कर सकता है और डैमेजेस डिमांड कर सकता है। कौन? सेलर। अग्रीमेंट टू सेल के केस में ध्यान रखिए मैक्सिमम जो राइट्स होते हैं ना सेलर के हाथ में होते हैं, और सेल के केस में ज्यादा जो राइट्स होते हैं वो बायर के हाथ में होते हैं, ठीक है जी। तो एक बार जरा दोबारा देखिए, अगर ब्रीच होता है मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जाता है तो अग्रीमेंट टू सेल के केस में सेलर जो है वो यहां पर अपनी दादागिरी दिखाना स्टार्ट करेगा। सेलर क्या करेगा? अगर बायर ने बोला कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू नहीं करूंगा, तो सेलर बोलेगा भैया पहले तो जो नुकसान हुआ है ना उसकी भरपाई करो, दूसरा जब तुम कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर रहे हो तो लाओ जरा मेरी गुड्स मुझे दे दो, तो गुड्स रिकवर कर लेगा और डैमेजेस ले लेगा। सेलर के पास ज्यादा राइट है, ठीक है जी। सेलर अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करता है, सेलर अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करता है, वो मना कर रहा है कि मैं गुड्स नहीं दूंगा, तो इस केस में बायर बोलेगा भाई मेरा जो नुकसान हुआ है ना वो नुकसान की मुझे भरपाई कर दो, बस नुकसान की भरपाई मांग सकता है उससे, ठीक है, डन है। नाउ नेक्स्ट और लास्ट है हमारा बेसिस 6, दैट इज प्रोप्राइटरी राइट्स। प्रोप्राइटरी राइट्स जो है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट्स होते हैं, या प्रॉपर्टी राइट्स भी हम इनको ऑल्टरनेट वर्ड्स में या अदर वर्ड्स में कह सकते हैं। देखिए प्रोप्राइटरी राइट्स या प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं? राइट टू यूज, राइट टू पोजेस, राइट टू सेल और राइट टू यूज इन व्हाटएवर मैनर, दीज आर नोन एज प्रोप्राइटरी राइट्स। तो सेल के केस में बायर के पास ये सभी राइट्स होते हैं। कौन कौन से? एक बार नोट कर लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए। राइट टू सेल, राइट टू सेल लिखिए आप, राइट टू सेल, राइट ओवर गुड्स, राइट ओवर गुड्स, राइट टू सेल, राइट ओवर गुड्स और राइट टू पोजेस, राइट टू पोजेस, ठीक है जी। एंड यूज देम इन व्हाटएवर मैनर द बायर वांट्स। ये प्रोप्राइटरी राइट्स होते हैं किसके? बायर के, इन केस ऑफ सेल। जबकि अग्रीमेंट टू सेल के अंदर में ऐसा राइट नहीं होता है। अग्रीमेंट टू सेल के अंदर में ऐसा कोई राइट नहीं होता, इस तरीके की कोई राइट जो है वो बायर एक्सरसाइज नहीं कर सकता। नो सच राइट, आप नो सच प्रोप्राइटरी राइट, ठीक है जी। इवन द बायर पोजेस द गुड्स, अगर बायर के पास गुड्स रखी भी हुई है ना तो भी वो सेल नहीं कर सकता, टेक ओवर नहीं ले सकता गुड्स का, और उस मैनर में यूज नहीं कर सकता जिस मैनर के अंदर में वो चाहे गुड्स को यूज करना। क्यों? क्योंकि अभी कंप्लीटली वो प्रॉपर्टी या वो गुड्स
बायर की नहीं। ठीक है जी। तो बहुत लॉजिकल है, हमें रटना कुछ नहीं है, बस सिर्फ समझते चलते हैं। तो सेल और अग्रीमेंट टू सेल का जो डिफरेंस है वो मेरे हिसाब से या मेरी उम्मीद के अकॉर्डिंग आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया है। अब मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।